तो अब हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इसमें सिर्फ इक्वेशंस है बट द होल चैप्टर इज केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सो लेट्स स्टार्ट। हम जो जब भी केमिकल रिएक्शंस अकर होती है, केमिकल रिएक्शंस होती है, सबसे पहले क्या होती है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस होती है जब क्या होता है केमिकल चेंज होते हैं। केमिकल चेंज क्या होता है हमने पढ़ा है, जब भी कोई भी सब्सटेंस में कोई चेंज होता है जिससे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाए। फिजिकल प्रॉपर्टीज तो हो ही जाएंगी, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज यानी कि उसकी एटम्स में, मॉलिक्यूल्स में कोई चेंज आ जाए, उसे हम कहेंगे केमिकल चेंज। और ये जो केमिकल चेंज, ये जो केमिकल रिएक्शंस है, ये केमिकल चेंज करती है। अब किन किन प्रकार से, किन किन प्रकार से, पहला है मतलब हमें अगर केमिकल रिएक्शन देखना है कि वो अगर हुई है तो हम किन किन बेसिस पर देखेंगे। पहला है उसमें स्टेट चेंज हुआ होगा। स्टेट चेंज यानी कि लिक्विड से गैस, गैस से लिक्विड, गैस से सॉलिड। ये जो स्टेट्स है, स्टेट्स कौन कौन सी है, एक तो लिक्विड, एक गैस और एक सॉलिड। हम इसको इससे डिनोट करते हैं, लिक्विड जो मेल्टेड या लिक्विड फॉर्म में उसे हम एल से डिनोट करते हैं। ये जो जी है उसे गैस से, और एस जो है स्मॉल एस, ये सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। और एक होता है स्टेट जिसे हम कहते हैं एक्वस। एक्वस क्या होता है, कोई भी सब्सटेंस अगर वाटर में सॉल्यूबल होता है उसे हम एक्वस, अगर वो पानी के अंदर, मान लेते हैं HCl वो पानी के अंदर है तो वो एक्वस सोल्यूशन है, HCl का एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट टेक्सचर। टेक्सचर नहीं, पता नहीं इसमें क्या आ गया। टेम्परेचर चेंज होता है एक तो, ठीक है, और फिर आपका स्टेट चेंज हो गया, कलर चेंज होता है, स्टेट चेंज होता है, कलर चेंज होता है, एंड आपका होता है, एक मिनट, आपको कौन कौन से चेंज होता है, एक तो स्टेट चेंज, टेम्परेचर चेंज, कलर चेंज एंड इवोल्यूशन ऑफ गैस। यानी कि जैसे अगर Zn प्लस CuSO4 को करेंगे तो वो हमारे H2 गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है, तो गैस इवॉल्व होता है। पहला क्या है चेंज इन स्टेट, दूसरा क्या है चेंज इन टेम्परेचर, तीसरा क्या है चेंज इन इवोल्यूशन ऑफ गैस, और टेम्परेचर चेंज, स्टेट चेंज, ठीक है। अब हम नेक्स्ट में चलते हैं, डिलीट एंड नेक्स्ट। What makes up chemical reaction? अब केमिकल इक्वेशन कैसे होती है, क्या होता है, देखो केमिकल रिएक्टेंट्स आर फाउंड ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। रिएक्टेंट्स क्या होती है, जो एक केमिकल रिएक्शन में, जैसे अगर मम्मी पापा लड़ रहे हैं तो कौन कौन लड़ रहे हैं, मम्मी और पापा, ये दोनों रिएक्टेंट्स है जो कि लड़ रहे हैं। ये समझो, कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो वो दो या दो से चार ज्यादा चीजों में होती है, उनके बीच में होती है, तो वो ही रिएक्टेंट्स है, ठीक है। वो दोनों रिएक्टेंट्स है और वो कहाँ पर आएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, ये जो गैसेस है ये लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट है प्रोडक्ट्स आर ऑन द राइट हैंड साइड। अब केमिकल रिएक्शन हुई, उसके जो प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो इसके बाय प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो भी बनेंगे वो सारे राइट हैंड साइड यहाँ पर लिखे जाते हैं। जैसे वाटर लिखा है यहाँ पर H2O, समझ आई बात। यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस हमें क्या देता है, 2H2O। मैंने बोला 2H2O, ऐसा क्यों, चलो हम नेक्स्ट वाले पार्ट में पढ़ेंगे। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर लिखा है कि सिंबल जो है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो G से डिनोट किया गया है, ये G है, ये G है, ये L है, ये क्या डिनोट कर रहा है, ये इसकी स्टेट को डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहा है, स्टेट को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अपना स्टाइलस देख लेता हूँ एक बार, ये रहा स्टाइलस, ये स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, अंडरस्टैंड। नाउ नेक्स्ट हमें इसके बारे में बेसिक्स तो पता ही होगा ना कि मॉलिक्यूल्स के एटम्स के हैं। ये क्या है, हाइड्रोजन, ये H जो है एक एटम है, यार दिख नहीं रहा है, H जो है वो एक एटम है, O जो है O2 जो है एक मॉलिक्यूल है,
इतना तो पता ही होगा। नाउ नेक्स्ट, और हम ये जो एरो दिख रहा है ना, ये जो एरो दिख रहा है यहाँ पर, ये जो एरो है, ठीक है, ये हमारा इससे हम नोट करते हैं कि जैसे इक्वल्स टू होता है तो यहाँ पर एरो होता है, ठीक है। देखो यहाँ पर ये एरो है। अब नेक्स्ट चले, हाँ जी, प्लस में, क्योंकि हम दो चीजें प्लस कर रहे हैं, वो दोनों एक साथ मिल रहे हैं, तो प्लस उन दो रिएक्टेंट्स के बीच में हम प्लस रखते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है फॉर्मूला इन सिंपल इक्वेशंस। अब इसमें क्या बोला, अरे यार इतनी लंबी लाइन है, इतना सब कुछ है, इसका मतलब क्या है, क्या होगा इसका मतलब? अच्छा, यहाँ पर देखो, इसमें बोला है जैसे Na2CO3 है। हम लाइस लाइन का मतलब पहले समझ लेते हैं। लाइस लाइन में बोला है कि अगर यहाँ पर 1 लिखा है, अगर एक एटम है और यहाँ पर साइड में Na के साइड में या किसी भी मॉलिक्यूल के फॉर्मूला के साइड में लिखा है 1, तो वो क्या है? वो पूरा जो एटम है, सॉरी पूरा जो मॉलिक्यूल है वो एक है। अगर यहाँ पर 2 लिखा होता है तो 2 है, 3 लिखा होता है तो 3 Na2CO3 है, ठीक है। इतनी बात समझ आई। लेकिन अगर यहाँ पर सब्सक्रिप्ट में लिखा है, ये मैं रेड से डिनोट कर यहाँ पर, ये जो Na2 लिखा है, नीचे जो 2 लिखा है ऐसे करके, ये जो छोटा सा 2 बनाया गया है, इसका मतलब है कि Na जो है 2 है, सोडियम 2 ही है उस मॉलिक्यूल में, उसमें दो एटम्स ऑफ सोडियम पाए जाते हैं। CO3 है तो ऑक्सीजन 3 है, ठीक है, ऑक्सीजन 3 है और कार्बन डाइऑक्साइड 1। अगर यह होता 2 Na2CO3 तो 2 जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाता है, 2 जो है इससे भी मल्टीप्लाई हो जाता है, और 2 जो है यहाँ पर भी मल्टीप्लाई हो जाता है। तो क्या होता है, Na अब कितना है यहाँ पर, Na जो है वो 4 है, ठीक है। ऑक्सीजन कितने हैं, 2 × 3 6, और कार्बन कितने हैं 2, ठीक है। बात समझ आई। अब नेक्स्ट में चलते हैं, क्योंकि इन सब में आप इतना ध्यान देंगे तो मतलब टाइम वेस्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने अभी सॉलिड लिक्विड गैस तो समझा दिया था। बैलेंसिंग क्या होती है, हमने अब देखो, हमने क्लास 9th में पढ़ा था अबाउट व्हाट, हमने पढ़ा था अबाउट क्या कहते हैं उसे, कंजर्वेशन ऑफ मास, कुछ डाल्टन्स का याद है, डाल्टन्स की थ्योरी वगैरह, यस, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। उसके तहत क्या था, जितने भी केमिकल रिएक्शंस के जितने भी केमिकल कंपाउंड्स के जो मास है, जो रिएक्टेंट्स में, वो इक्वल होंगे प्रोडक्ट के मास के। यानी कि मास जो है ना, तो या एटम जो है वो ना तो वो क्रिएट हो सकता है, ना तो वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। क्यों? जितने एटम्स इस पूरे यूनिवर्स में प्रेजेंट है, उतने ही एटम्स हमेशा रहते हैं। अब इनफाइनाइट है तो इनफाइनाइट ही रहेंगे, ना मरेंगे, ना जिएंगे, ना खत्म होंगे, ना कुछ होगा। यानी कि एटम्स कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, और ये क्या था, मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो उसी को फॉलो अप करते हुए हम जो है बैलेंस इक्वेशंस में अगर मैं बोलूं कि 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पर H2O बन रहा है, यहाँ पर देखोगे तो ऑक्सीजन तो यहाँ पर 1 है, भाई ऑक्सीजन तो 1 है ना, फायदा क्या। तो इसलिए हम करते हैं बैलेंसिंग। व्हाट इज बैलेंसिंग, हम LHS और RHS के जितने भी एटम्स है उन्हें हम इक्वल करते हैं, अरे इक्वल, हाँ इक्वल करते हैं, समझ आई बात। अब कैसे करेंगे इक्वल, मैंने पहले लिया फॉर एग्जाम्पल, अभी यहाँ पर है नहीं, इसे अभी हटा देते हैं, इसे भी हटा देते हैं, हमारे पास ये भी हटा देते हैं, ये भी हटा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास H2 है, H2 है, O2 है और H2 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम जो सब्सक्रिप्ट में जो नंबर है, ये जो छोटा वाला जो नंबर है, इसे हम चेंज नहीं करेंगे, बल्कि हम जो मॉलिक्यूल है उसके साइड में, इस साइड में हम लोग नंबर्स को अरेंज करेंगे इन सच अ वे
रिएक्टेंट्स में एंड प्रोडक्ट्स में, चाहे 10 हो, 20 हो, 40 हो, 50 हो, जितने भी रिएक्टेंट्स हैं उन सब में नंबर जो है यहाँ पर ही चेंज करेंगे, सबस्क्रिप्ट में चेंज नहीं करेंगे। तो क्या होगा, एक मिनट, तो कैसे होगा, जो केमिकल रिएक्शंस है उसे हम कैसे मतलब बैलेंस कैसे करेंगे। यहाँ पर देखो H2 है और वहां पर भी H2 है, ठीक है। यहाँ पर O2 है लेकिन वहां पर सिर्फ एक ऑक्सीजन है। हम क्या करेंगे, मॉलिक्यूल के यहाँ पर 2 रख लेते हैं। 2 करके देखा, यहाँ पर ऑक्सीजन तो अब 2 हो गए, लेकिन यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ पर कितने H2 है, 2। यहाँ पर कितने H2 है, 24, 22, 4 है, तो यहाँ पर भी 4 होने चाहिए। तो यहाँ पर हम अगर 2 रख देते हैं तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 4H2, है ना। तो 2H2 प्लस O2 गिव्स अस 2H2। क्या हम आंसर चेक कर सकते हैं, देखा यहाँ पर 2H2 था, H2 था, यहाँ पर O2 था, यहाँ पर 2H2O हो गया। अगर मैं और एक एग्जांपल दूं तो फॉर एग्जांपल मैंने PbCl2 लिया प्लस मैंने ले लिया फॉर एग्जांपल Na, तो इसके बाद हमारे बन जाएंगे कंपाउंड्स NaCl प्लस Pb। अब मैं कलर चेंज करती हूँ, आई वुड बी टेकिंग माय फेवरेट कलर पर्पल। यहाँ पर Cl2 कितना है, 2, यहाँ पर Cl कितना है, 1, है ना। यहाँ पर कितने Cl है, 1, यहाँ पर कितने हैं, 2, तो यहाँ पर मैं 2 NaCl कर देती हूँ, है ना। Pb कितना है, 1, Cl कितने हैं, 2, Na कितने हैं, 1, अब यहाँ पर Na कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर कितने हैं, 1। तो Na जो है उसका जो नंबर है लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल नहीं है। अगर हम यहाँ पर 2 लिख दे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 2 Na, तो ये हमारी इक्वेशन बैलेंस हो गई। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप लोगों को करने हैं। एनसीईआरटी में जितने भी बाकी एक्सरसाइजेज है जिसमें बैलेंसिंग के क्वेश्चंस है वो अभी के अभी आप सबको कंप्लीट करने, इट इज अ रिक्वेस्ट, आप लोगों को करना पड़ेगा। देखो 2 तरीके की रिएक्शंस होती है, एक होता है एक्सोथर्मिक और एक होता है एंडोथर्मिक। एक्सोथर्मिक वो रिएक्शंस होती है जिनमें अगर वो रिएक्शन होती है तो हीट इवॉल्व होती है बहुत ज्यादा अमाउंट में। फॉर एग्जाम्पल मैं लूँ तो फिर CH4 और ऑक्सीजन जब ये रिएक्ट करते हैं एक दूसरे से तो ये एक तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज करते हैं और मैसिव अमाउंट में हीट और लाइट भी प्रोड्यूस करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, हीट प्रोड्यूस करते हैं। इन्हें हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। और कौन सा एग्जांपल है, जैसे सोडियम या कोई भी सोडियम या पोटाशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये उसका एल्कली बनाता है। पहला तो H2 गैस रिलीज करता है, हाइड्रोजन गैस, और तीसरा है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हीट प्रोड्यूस होता है। इतना हीट प्रोड्यूस होता है कि वहां पर आग भी लग सकती है। फिर होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शंस, वो रिएक्शन जिसमें हीट जरूरी होती है, एनर्जी जरूरी होती है, हीट जरूरी होता है या फिर एनर्जी जरूरी होता है ताकि वो रिएक्शन कर पाए। एनर्जी भी 3 प्रकार की, नॉट ओनली हीट, हीट का ट्रायंगल से रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर ऐसे है तो यहाँ पर मैं हीट लिखूंगी, एक तो हीट से, एक तो लाइट से और एक तो इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। इन तीनों में से किसी भी एनर्जी के फॉर्म में अगर एनर्जी प्रोवाइड की जाए किसी भी रिएक्शन में, ठीक है, जरूरी पड़ती है तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एंडोथर्मिक। फॉर एग्जांपल ये रहा CaCO3 जो है हीट की प्रेजेंस में मतलब हीट जब इसे दी जाती है तभी जाकर वो कैल्शियम ऑक्साइड CO2 और CO2 प्रोड्यूस करता है। जैसे फोटोसिंथेसिस है तो हमने पढ़ा है कि फोटोसिंथेसिस जो है वो क्लोरोफिल जब लाइट को एब्जॉर्ब करता है तो क्लोरोफिल और सनलाइट के प्रेजेंस में वो रिएक्शन करता है। तो ये फोटोलिटिक यानी कि लाइट से जो लाइट एनर्जी से तो रिएक्शन होता है उसे फोटोलिटिक कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी से जो एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उन्हें इलेक्ट्रोलाइटिक कहते हैं। एंड जो हमारी हीट से होती है उन्हें थर्मिक रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। अब एक एग्जांपल है FeSO4। एक्चुअली ये जो FeSO4 है ये मेनली FeSO4.7H2O,
इस फॉर्म में पाया जाता है। ये जो है 7 वाटर जो यहाँ पर मैंने लिखा है, ये इसके स्ट्रक्चर में पाया जाता है, स्ट्रक्चर में, यानी कि FeSO4 अगर है कोई मॉलिक्यूल है तो उसमें 7 वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें दबा रहेगा, गीला नहीं होगा वो, लेकिन उसके अंदर पाया जाएगा। ये जो 7H2 है ये इसे गीला नहीं करता है, ठीक है, ये बात याद रखना, ये मेटल्स और नॉन मेटल्स के चैप्टर में भी पढ़ोगे। तो ये हीट की प्रेजेंस में डिकम्पोज होता है और फेरिक ऑक्साइड हमें देता है। और फिर ये सल्फर डाइऑक्साइड है, क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड, इसमें से पंजेंट स्मेल निकलती है। और ये है सल्फर ट्राइऑक्साइड। इनके नाम याद रखना क्योंकि एग्जाम में बहुत बार आते हैं, बहुत बार, तो याद रखना। इसका क्या होता है, पंजेंट स्मेल। SO2 का होता है पंजेंट स्मेल, यानी कि जो गंदी स्मेल होती है ना वो आती है, बास की स्मेल। ये तो हो गया हीट का एग्जांपल। फिर हो गया हमारा NO2 भी जो है वो ब्राउन, NO2 याद रखना, NO2 जो है वो ब्राउन फ्यूम्स देता है, मतलब ब्राउन, जब भी गैस इवॉल्व होगी ना तो ब्राउन जैसे कुछ धुआं धुआं निकलेगा। ये PbNO3 होल्ड वाइज का एग्जांपल है। बुक में जाना, बुक पढ़ना तो मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, अब फोटोलिटिक के एग्जांपल्स देख लो, जैसे AgCl2 जो है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये Ag यानी कि सिल्वर और क्लोरीन गैस प्रोड्यूस करता है। AgCl है, सॉरी AgCl2 नहीं है, तो ये प्रोड्यूस करता है। बैलेंसिंग हो गई है, ठीक है। अब और एक एग्जांपल है H2, AgBr का भी देखना, बुक में है। H2O इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में H2 प्लस O2 प्रोड्यूस करता है। H2 जो है वो होता है कैथोड में और ये होता है एनोड में। एनोड जो है वो पॉजिटिव है, कैथोड जो है नेगेटिव है। तो जैसे जो मेटल्स होते हैं वो नेगेटिव की ओर जाते हैं, जो नॉन मेटल्स है वो पॉजिटिव की ओर जाते हैं, ये बात याद रखना, ठीक है। और जो हाइड्रोजन है वो कैथोड में ज़्यादा होगी, मतलब जो गैस इवॉल्व होगी वो कैथोड में ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन जो है, जो वाटर है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन से बनी रहती है, इसलिए वहाँ पर वॉल्यूम ट्वाइस होगा एज कंपैरेटिवली टू एनोड। ये क्वेश्चन भी आता है बहुत बार। अब नेक्स्ट है हमारा, हाँ, अब हम करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। अब टाइप्स ऑफ रिएक्शंस क्या है, जब दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स एक साथ रिएक्शन करके एक कंपाउंड बनाते हैं, 2 या 2 से ज्यादा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन लूँ, उसे बर्न करूँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वो CO2 प्रोड्यूस करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। Na प्लस Cl2, यहाँ पर 2 कंपाउंड्स हैं, ये दोनों मिलाकर एक कंपाउंड बना रहे हैं NaCl। Mg प्लस O2 एक साथ मिलकर MgO बना रहे हैं, ठीक है। अब डिकम्पोजिशन रिएक्शन उसका एकदम उल्टा है। कैसे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन होता है जैसे इसमें था एक साथ, सब जो है एक साथ टूट रहा है, इसमें क्या है, सबसे एक साथ मिल रहा है। जैसे एक कंपाउंड जो है मिल नहीं रहे, इस पे सब टूट रहे, उसमें सब लोग मिल रहे थे, एक कंपाउंड जो है वो अपने सिंपलर फॉर्म्स में टूट जाता है, जैसे कि CaCO3 CO2 और CaO और CO2 में टूट जाता है, ठीक है। जिन कंपोनेंट्स ये बना है उसमें वो टूट जाता है। ये भी एक एग्जांपल है, ये भी एग्जाम में आता है, इसलिए कर लेना। जब मैंने आप लोगों को एंडोथर्मिक का एग्जांपल बताया, एंडोथर्मिक जनरली, हाँ एक मिनट, हाँ, जब मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शंस बताया, दे आर टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस, ठीक है। मैंने आप लोगों को एंडोथर्मिक में क्यों बताई, क्योंकि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है जो कि हीट होता है, ठीक है। लेकिन डिकम्पोजिशन जो कि 3 प्रकार की होती है, वो सारी जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है एक्सेप्ट 1 वो एंडोथर्मिक ही होती है, इसलिए उसमें कंफ्यूजन करने की जरूरत नहीं है इतनी। 11th-12th में आओगे तो शायद कुछ चेंज होगा, लेकिन अभी के लिए ये याद रखो। और जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है वो वेजिटेबल मैटर्स में वो एक्सोथर्मिक है सिर्फ, ठीक है। ये एग्जाम में मैंने गलती की थी, आप लोगों को नहीं करनी है, ये याद रखना। अरे पीछे क्यों जा रही है? अच्छा यहाँ पर, हाँ ठीक है। अब आता है डबल डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पहले नहीं करवा दी, पहले मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट करवा दी।
इसमें ऐसा समझो कि पति पत्नी जो है एक साथ रहना उन्हें पसंद नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि ना वो डिवोर्स कर लेते हैं और किसी और के साथ मिल जाते हैं। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी वही है, ठीक है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस जो है एक साथ एक्सचेंज करते हैं, कंपाउंड जो है एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करते हैं आयंस। फॉर एग्जांपल BaCl2, Ba जो है वो प्लस में है, 2 प्लस में है, Cl2 1 माइनस, और Na2SO4 में Na नेगेटिव है, SO4 प्लस 2 है। ये सब एक्सचेंज करते हैं और ये बनाते हैं। यहाँ पर ये जो है बेरियम सल्फेट, ये है प्रेसिपिटेट, ये है वाइट प्रेसिपिटेट, ठीक है। प्रेसिपिटेट को हम ऐसे नीचे एरो से दिखाते डिनोट करते हैं, ठीक है। सो वी हैव 5 मिनट्स ऑल्सो, ठीक है। तो हम 5 मिनट में अभी वापस मतलब ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। HCl में जैसे देखो, HCl पे H प्लस Cl माइनस, Na में Na प्लस OH माइनस, ये दोनों एक दूसरे के साथ आयंस एक्सचेंज करते हैं, क्या बना रहे हैं NaCl प्लस H2O। इससे आप लोगों का होमवर्क है कि आप बताओ कि ये क्या कहते हैं बैलेंस्ड है कि नहीं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है कि एक मोर रिएक्टिव मेटल लेस रिएक्टिव मेटल से, जैसे सोडियम है, ठीक है। ये मान लो कि ना सोडियम एक बहुत मोटा इंसान है, और यहाँ पर ना मोटा इंसान है, बहुत हैंडसम है, बहुत हंकी इंसान है। हैंडसम एंड हंकी इंसान जो होता है बहुत सुंदर है, ठीक है, उसके वो अनमैरिड है। फिर CuSO4 जो है, Cu और एक इंसान है जो कि इतना सुंदर नहीं दिखता और वो अमीर भी नहीं है, लेकिन पोटेशियम अमीर है, ठीक है। तो और SO4 जो है यानी कि सल्फेट 2 माइनस, ये जो है ये इसकी पत्नी है Cu की। पर SO4 देखती है कि ना के जो है पोटेशियम जो है वो बहुत सुंदर है यार, इतना सुंदर इंसान तो मैंने देखा नहीं, मैं इसको हटाओ और इससे जाकर ये शादी कर लेती है और ये क्या बना लेती है K2SO4। तो एक लेस रिएक्टिव मेटल जो है वो मोर रिएक्टिव मेटल के द्वारा अपने ही सॉल्ट सॉल्यूशन में क्या हो जाती है, डिस्प्लेस हो जाती है, हट जाती है। इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसको याद करने के लिए मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो भी बनाऊंगी जिसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डालूंगी। ना रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है उसे समझने के से पहले, रिडॉक्स रिएक्शन वो होता है जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों होती है। उसको समझने से पहले ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होती है? ऑक्सीजन यानी कि किसी भी रिएक्शन में अगर सब्सटेंस के पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है और हाइड्रोजन कम हो रहा है तो वो क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में किसी सब्सटेंस में अगर ऑक्सीजन जा रहा है और हाइड्रोजन वो ले रहा है तो वो क्या है, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन से याद रखना, ठीक है। ऑक्सीडेशन में क्या होगा, ऑक्सीजन लेना होगा और हाइड्रोजन अगर ले लिया तो भाई उसका सत्यानाश हो जाएगा क्योंकि उसका नाम ही ऑक्सीडेशन है, तो वो रिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। वो अपनी पहचान खो देगा ऑक्सीडेशन का। इतनी बात आई समझ में? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखो, जैसे Cu प्लस O2 CuO बन रहा है, तो यहाँ पर Cu जो है वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। एक तो होता है ऑक्सीडाइज सब्सटेंस जो कि ऑक्सीडाइज होता है, और एक तो होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कि ऑक्सीडाइज करवाता है। एक होता है रिड्यूस सब्सटेंस जो कि रिड्यूस हो चुका है, उसमें हाइड्रोजन एक तो ऐड हो गया या फिर उसमें से ऑक्सीजन हट चुकी है, या फिर एक होता है रिड्यूसिंग एजेंट यानी कि वो रिड्यूस करवाने वाला है, यानी कि वो ऑक्सीजन लेने वाला है, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल CuO प्लस H2, ये क्या कर रहा है इसमें, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। CuO में से Cu हट रहा है, यानी कि CuO जो है वो ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, H2 रिड्यूस्ड सब्सटेंस है, सॉरी ऑक्सीडाइज सब्सटेंस है, और CuO जो है वो रिड्यूस्ड सब्सटेंस है। CuO जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है क्योंकि वो ऑक्सीजन दे रहा है किसको, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि वो रिड्यूस कर रहा है CuO को, ठीक है। बात समझ आई? मैं लिख भी देती हूँ। चलो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। बाय बाय, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे, वेरी गुड।